ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर इनके स्वामी श्री गुरु बृहस्पति गुरु बृहस्पति देव तथा श्री हरि विष्णु की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण विष्णु द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिया जाता है। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए हम दैनिक पंचांग की तरफ चलते हैं और जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम इस पूरे प्रस्तुति का लघु पंचांग आपके समक्ष आपके सुझाव के अनुरूप नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। इसका दूसरा भाग किसी भी व्यक्ति के जिस नक्षत्र में जन्म हुआ होता है उसके अनुसार आज के तारे आज का नक्षत्र सुनता सुनता के सूत्र में क्या संकेत दे रहे। यह मूलतः इसे ताराबलन कहते हैं जो कि मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है जिसके अनुसार हम किसी भी जातक के पूरे जीवन काल में विभिन्न ग्रहों की सुंदरता और अशुभता जानकर आकलन कर सकते हैं आने वाले चुनौतियों का आने वाली शुभताओं का। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति है। तीसरा भाग किसी भी जातक के जन्म राशि के अनुसार आज का दिन चंद्रमा अपने राशि भ्रमण के अनुसार क्या संकेत दे रहे हैं शुभता से इसे चंद्र बलन कहते हैं। चौथा भाग चौघड़िया से संबंध रखता है। चौघड़िया एक प्रकार का बहुत ज्योतिष है जो किसी भी कार्य में जिसमें शुभता की अपेक्षा करते हो उसके लिए यह काफी उपयोगी है। शुभ और अशुभ समय दर्शाता है कब और कब हमें काम करना चाहिए। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में पांचवा और अंतिम भाग हम जब जन्म लेते हैं ईश्वर हमें अंक उपहार के रूप में देते हैं और जीवन भर ये अंक और जो हम अंक अर्जित करते हैं सृजित करते हैं वे सारे अंक मिलकर शुभता और अशुभता देते हैं। और यदि अंकों को हम पहचान जाए अंकों को सही ढंग से उपयोग कर लें उन्हें समझ जाए उनका सही संतुलन कर लें फिर हमारे जीवन में शुभता रहती है। वहीं इसके विपरीत परेशानी के कारण भी अंक भी बनते। तो चलिए आइए अंकों को पहचानने अंकों को समझने अंकों को परखने तथा अंकों का सही उपयोग करने हेतु यह प्रस्तुति आपके लिए और साथ ही साथ किसी भी माह की विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक शुभता और अशुभता के संबंध में क्या संदेश दे रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार पांचों भाग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पांचों भाग में चलने के साथ साथ ही हम आपको ले चलते हैं कहीं अब हर हर भाग आपके लिए महत्वपूर्ण रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है तथा साथ साथ उपयोगी। इसलिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। हम पूरी प्रस्तुति को संजो कर लाए हैं आपके शुभता जीवन में शुभता बढ़ाने। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। दैनिक पंचांग से आरंभ करते हैं अपनी यात्रा को और दैनिक पंचांग में जाने के पूर्व पंचांग की पर थोड़ी सी चर्चा। पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ या अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है अपितु व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है हम सबका आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की भूमिका को देखते हुए जीवन में हम सब अपने जीवन में पंचांग का अनुसरण करके
शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को, साथ ही साथ हम उनके इस प्रयास में पुण्य के भागी बने। तो इसके साथ ही हम आपको दे सकते हैं दैनिक पंचांग के पहले। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिनांक 8 जनवरी 2026, माघ पक्ष टेसी, साका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलयुग, और कल युग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:37 पर, सूर्यास्त 5:15 पर। आज का दिशा शोध सनराइज एट 6:37 AM एंड सनसेट एट 5:15 PM। आज का दिशा शुद्ध दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर, दही खाकर यात्रा में सोता है। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार। वार गुरुवार, तिथि आज भोर में 6:33 पर, पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, यह सूर्योदय के पहले का है। उसके बाद षष्ठी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। पंचांग एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है, इसलिए आज कहें पूरी दिन, पूरी रात षष्ठी। नक्षत्र दिन के 12:24 तक पूर्व फाल्गुनी, उसका उत्तरा फाल्गुनी। योग संध्या 5:23 तक सौभाग्य, उसके बाद शुभ। करण रात्रि के 6:43 तक गर्भ, तत्पश्चात कल के सूर्योदय के बाद यानी 7:05 तक वनिज और फिर वृष्टि। यानी आज रात्रि 6:43 तक गर्भ और फिर कल के सूर्योदय तक के बाद भी वनिज। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं उनके वास। ओम नमः शिवाय। जब तक पंचमी तिथि है यानी सूर्योदय के पहले भोलेनाथ त्रिशारूढ़ है, जो कि अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी है। उसके बाद भोलेनाथ भोजन पे रखते हैं, जो कि पीड़ादायक है, शुद्ध नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के अभिजीत मुहूर्त में दिन के 11:35 से 12:17 दिन तक। पुनः बता दें कि अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:35 से दोपहर के 12:17 तक। अमृतकाल कल भोर में 6:06 सूर्योदय से पहले से लेकर प्रातः 7:47 तक। रवि जोग दिन के 12:24 तक, दोपहर के 12:24 से 6:37 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:43 से 2:25 तक। गोधूली बिला संध्या 5:13 से 5:40 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:30 से मध्य रात्रि 0:23 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना आदि करे, निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 1:16 से 2:36 तक। पुलित काल प्रातः 9:17 से 10:36 तक। यमगंड प्रातः 6:37 से 7:57 तक। और वर्ज मुहूर्त रात्रि
7:59 से रात्रि के ही 9:40। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों, सॉरी, ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें तो अंश के अनुसार बुध देव और शुक्र देव ये कमजोर अवस्था, और मंगल देव, बुध देव तथा शुक्र देव अस्त अवस्था में। तथा सूर्यदेव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होते हुए शत्रु के नक्षत्र में है, और बृहस्पति देव तथा राहु देव और केतु देव बकरी चल रहे हैं। राहु देव केतु देव हमेशा बकरी चलते हैं, बृहस्पति देव बकरी में। राशि के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सब राशि में 3 ग्रह, स्त्री राशि में कोई ग्रह नहीं। बृहस्पति और बुध आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बृहस्पति बुध की राशि में, बुध बृहस्पति की राशि में। और इस प्रकार यदि हम कहें कि बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह हैं, सूर्य की राशि में 2 ग्रह हैं, चंद्र मंगल शुक्र ये स्वतंत्र ग्रह, इनकी राशि में कोई ग्रह नहीं है, शेष ग्रहों की राशियों में एक ही ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सब नक्षत्र में 4 ग्रह, और अपने नक्षत्र में कोई ग्रह। इस प्रकार शुक्र देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 6 ग्रह हैं, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, और सूर्य चंद्र मंगल शनि और केतु इन सभी ग्रहों के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, राहु देव के नक्षत्र में 1 ग्रह। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति आपके समक्ष में रखा। आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन भी है, और आपको यहाँ पर थोड़ी जानकारी दे दें भूल सुधार हेतु। अंश के अनुसार जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुति रखी है उसमें थोड़ी सी ये है, चंद्रदेव कमजोर अवस्था में है, और बृहस्पति देव तथा शनि देव कमजोर अवस्था में, बुध देव नहीं, क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग में ऊपर नीचे हुआ है, इसलिए हमने भूल सुधार आपके समक्ष है, इसलिए हम क्षमा प्राप्त। अब आपको ले चलते हैं दूसरे भाग, राशि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन। इसे हम तारा बलन कहते हैं। तारा बलन के आपके समक्ष कार्य प्रस्तुत है। इसके समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह ग्रहों के चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। चंद्रमा किस नक्षत्र में भ्रमण कर, और तारा बलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वे इस बात को दर्शाते हैं कि चंद्रमा आपके हमारी जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में किस नक्षत्र, और इसी के अनुसार हम अपने नक्षत्रों को चिन्हित कर हम देखते हैं, तो अपने उस रोज को पकड़ते हैं और सामने देखते हैं कि गोचर कहाँ पर मिल रहे हैं। जहां मिलते हैं वही हमारा आज का दिन रसूलता का संकेत मिलता है। और कुल 9 तरह की परिस्थितियां बन सकती है। 9 तरह की परिस्थितियों में आज का हमारा आपका तारा जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यधि, साधक, नैधनिक, मित्र या विमित्र में हो सकता है। और जब
हमारा तारा संपच्छेद साधक मित्र या मित्र में होता है तो वह शुभ फल बरसाता है। वही यदि जन्म विपत प्रत्यय और नैथनी में हो तो अशुभता की तरफ इशारा करता है। और इसके लिए हम हमेशा इस बात को याद रखें कि जब भी शुभ तारा आज का संकेत दे रहा है तो हम शुभता का संकेत मिल रहा है तो हम सभी कार्यों का निष्पादन उत्साह से उसको करें, शुभता की कामना रखते हैं और नए कार्यों की शुरुआत भी हम कर सकते हैं। पुराने कार्यों का भी निष्पादन कर सकते करें, नए कार्यों का आरंभ आप कर सकते हैं। किंतु यदि आज का तारा जन्म विपत इत्यादि और नैथन्य में है तो दैनिक कार्यों में सावधानी, पूर्ण से कार्य आरंभ किए कार्यों में सावधानी पूर्वक निष्पादन और साथ ही साथ नए कार्य को आरंभ नहीं कर। इसके अतिरिक्त इन अशुभ तारों को अति उत्साहित होकर कोई भी रूप उपाय करके शुभता में परिवर्तित करने का जोखिम नहीं है, क्योंकि उससे हम जो कार्य करेंगे और इस उम्मीद में कि हमारे तारा आज का शुभ परिवर्तन हो गया है और कार्य जो भी हम आरंभ करें उसमें अशुभता अगर हो गई तो हमारे लिए जोखिम। यह तारा बलम मूलतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम ग्रहों की स्थिति जान सकते हैं पूरे जीवन काल के बारे में। शुभ है, अशुभ है, चुनौती देंगे या शुभता देंगे, ये सभी चीजें हम जान सकते हैं। और तारा बलम चाहे नौ तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर करता है कि ग्रह के मन नक्षत्र होते हैं। ग्रह फल नहीं देते, ग्रहों के नक्षत्र ही फल देते हैं। तब प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह, फल कहां से मिलेगा? इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों को इस सूची में क्रमबद्ध किया गया और यह सूची इस प्रकार तीन 9 नक्षत्रों की 3 श्रेणियां बनी और इस तरह से 3 श्रेणियां बनाकर पहले से 9वां तक एक पहले श्रेणी में, 10वां से 18वां तक दूसरे श्रेणी में, 19वां से 27वां तक तीसरे श्रेणी में नक्षत्रों को क्रमबद्ध किया गया सूची में। और ग्रहों को महादशा के क्रम में पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इनके जो नक्षत्रों के स्वामी बने, पहला ग्रह जो बने वे पहले नक्षत्र के वे हर श्रेणी में से, यानी केतु देव पहला ग्रह है, उन्हें उनके वे स्वामी बने पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र। दूसरा ग्रह शुक्रदेव, दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र के, सूर्यदेव तीसरा ग्रह, तीसरा 12वां 21वां के, चंद्रदेव चौथा चौथा 13वां और 22वां नक्षत्र के स्वामी बने। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को मिला। और यह सूची इस प्रकार हुई, आप इसे सहेज कर रख सकते हैं, यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अब फलित कैसे करते हैं यह अति महत्वपूर्ण है। हम जिस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उस नक्षत्र को चिन्हित करें और ग्रह को पहचाने, हमारा जन्म ग्रह कौन सा, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ उसके समक्ष जो ग्रह लिखे हुए वही हमारा ग्रह जन्म ग्रह होता है। उसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है और उसी दशा महादशा में पिछले जन्म में भी मृत्यु हुई होती है। और यह जो पहला ग्रह हमारा हुआ जन्म ग्रह, इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है, अशुभता की श्रेणी में रखा जाता है। अब वहां से घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और जब आगे बढ़ते हैं तो यह हम देखते हैं घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ के कि दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां ग्रह जो होता है वह शुभकारी होता है। बुध तक पहुंचने के बाद केतु से यात्रा पुनः आरंभ करते हैं। तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां ग्रह जो होंगे वे शुभकारी होंगे।
पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो होते हैं वे अशुभकारी होते हैं, और इनकी शुभता और अशुभता जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है, यानी दूसरा ग्रह कम, चौथा उससे ज्यादा, छठा उससे ज्यादा, आठवां, नौवां सबसे ज्यादा। उसी तरह से पीड़ा में पहला कम, तीसरा उससे ज्यादा, पांचवा उससे ज्यादा, और सातवां। तो ये जब हम इसके अनुसार यदि हमारा ग्रह, जन्म ग्रह से हम पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह पहचान गए, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह पहचान गए, तो फिर उनकी दशा महादशा में शुभ यदि है तो उनके दशा महादशा में हम शुभ कार्यों का निष्पादन कर शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वही पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह की दशा महादशा में हम अपने आप को चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं, जो कि हमारे अंततोगत और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे? उदाहरण स्वरूप यदि हम दूसरा ग्रह जो संपत्ति का होता है, वो जहां बैठे हैं और उनके नक्षत्र में जो ग्रह हैं वे हमारे इस संपत्ति के कारण हैं। उसी तरह से जो हमारा जो दूसरा दूसरा ग्रह जो बनता है उसके नक्षत्र में यदि जन्मे जातक से हम बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो हमारे लिए आर्थिक लाभ का होता है। किंतु दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां नक्षत्र में जो जन्मे जातक होते हैं उनसे हम जुड़ते हैं तो वह हमारे लिए लाभदायक होता है। साथ ही साथ पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां से यदि जुड़े कहीं भी, चाहे घर, संसार, तो हमारे लिए परेशानी की चुनौती का सबब बन सकता है। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में जान सकते हैं कि कब, कौन, कैसे शुभ और अशुभ। और नवतारा चक्र पद्धति की शुभता, इस अद्भुत पद्धति को के देखते, इसके सटीकता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट किया है, नवतारा चक्र पद्धति, अद्भुत पद्धति, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली आप उसे देख सकते हैं और उससे लाभान्वित हैं। तो चलिए वापस हम चलते हैं ताराबलन पर और देखते हैं आज आपका नक्षत्र क्या संकेत दे रहा है शुभता अशुभता का। आज आप हमारा जो नक्षत्र है और चंद्रमा 12:24 दोपहर तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। और यदि हम देखें तो जो ये हमारे इन नक्षत्रों के अनुसार हम शुभता और अशुभता देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ होता है हमारा, तो वह जन्म नक्षत्र बनता है 12:24 दोपहर तक। वहीं यदि पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ होता है तो वह हमारे लिए प्रत्यय बनता है, यानी शुभ अशुभ होता है। दोनों स्थितियां अशुभता की तरफ देख है। वही इसके बाद जब चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होते हैं तो हमारे लिए वर्णी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में यदि जन्म हुआ होता है तो संपत्ति का कारक होता है। वही पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म होने पर वह साधक का काम होता है। इस तरह से हम आज के बारे में जान सकते हैं कि आपका जन्म अपने नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। पुनः बता दें, यदि शुभ स्थिति है तो आप अपने शुभ कार्यों का निष्पादन करें, नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। यदि अशुभ स्थिति है तो अपने आप को संयमित रखें, दैनिक कार्यों में सावधानी तथा नए कार्यों का आरंभ न करें। अशुभ उतारों को शुभता में परिवर्तित करने का जो उपाय है, जो हम अभी दिखाने जा रहे हैं, वह केवल आपकी जानकारी के लिए है, उसका उपयोग करने के लिए नहीं, क्योंकि इसका उपयोग कर कहीं भी हमें इसकी शुभता की कंफर्मेशन नहीं मिली। तो चलिए आज जब
ये पढ़ी जो किताबों में लिखा है वो आपके समझ प्रस्तुत। यदि तारा जल में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में पड़ता है तो गुड़ का दान, पृथ्वी में है तो नमक का दान, और न्यायधन्य है तो मुहूर्त त्याज्य, और मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। ये किताबों में लिखा है, लेकिन अभी तक ना हमने किया है ना हम आपको सलाह दे सकते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रबलन के अनुसार, आज की राशि के अनुसार विभिन्न जातकों के लिए कैसा दिन रहने की संभावना। आज रात्रि 6:39 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन, यानी चंद्रमा सिंह राशि से कन्या राशि में जाए, बुध की राशि। और चंद्रमा के पुत्र बुध होते हैं। बुध, चंद्रमा बुध से नाराज नहीं, मां कभी बेटे से नाराज नहीं होती, लेकिन बुध चंद्रमा से नाराज है। तो चलिए आज देखते हैं कि जब तक चंद्रमा सिंह राशि में है तब तक क्या संकेत है। जब तक चंद्रमा सिंह राशि में है तब तक मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। और उसके बाद मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए शुभ संकेत। यानी कुछ राशियां ऐसे हैं जैसे मीन, वृश्चिक, ये दो राशियां ऐसी हैं जो दोनों स्थितियों में शुभ। तो चलिए इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं चौथी प्रस्तुति, चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है जो कि शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। इसकी उपयोगिता काफी है। यह कोई भी शुभ काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह शुभ कार्य पूजा पाठ से हो, दैनिक कार्य से हो, या पहले बार किए जाने वाले कार्य से, जिसमें हमें शुभता की अपेक्षा करते हैं उस सारे कार्य। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता या नहीं देख पाया हो तो कम से कम अपने कार्य में शुभता सुनिश्चित करने हेतु चौघड़िया जरूर देखें। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए यूट्यूब पर हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट किया है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूट्यूब की चौघड़िया, और आप उसे संदर्भित कर सकते हैं, वह यूट्यूब पर पोस्टेड। संक्षेप में बता दें कि कुल 7-8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिनों से संबद्ध रखने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और इसलिए जो पहला चौघड़िया होता है चाहे दिन का या रात का, वही अंतिम चौघड़िया होता है। यानी आदि चौघड़िया, अंत चौघड़िया दोनों एक होते हैं। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है। साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, और अलग अलग ग्रह विभिन्न कार्य, विभिन्न प्रयोजन, विभिन्न उपयोग, ये कार्यों के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं, अधिकृत होते हैं। इसलिए हर चौघड़िया का संबंध उन संबंधित ग्रहों से भी हो जाता है। इस प्रकार उनकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। चौघड़िया को देखते समय हमें यह जरूर देखना चाहिए कि चौघड़िया जिससे हम उपयोग करने जा रहे हैं कहीं वह अशुभता से अधिक व्याप्त तो नहीं है। दिन का चौघड़िया राहु काल, वार वेला और काल बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि चूंकि दिन सूर्य देव का हुआ करता है, सूर्य का प्रतिनिधित्व होता है, और सूर्य और शनि देव में कटुता रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया, काल चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। और रात्रि चंद्रमा का, चंद्रमा और बुध एक दूसरे के माता पिता है, माता से संतान है, किंतु चंद्रमा बुध से नाराज नहीं है, लेकिन बुध चंद्रमा से नाराज है। अतएव उनका जो चौघड़िया है काल रात्रि से ग्रसित होता है प्रति रात।
यह हमने अपने अनुभव तथा रिसर्च के आधार पर पाया है, जो हम आपसे साझा करें। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या है, क्या क्या कहते हैं, संकेत क्या दे रहे हैं सुरता और सुरता के बाद। तो आज का चौघड़िया क्योंकि गुरुवार है, इसलिए गुरु शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, शुभ चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं। किंतु अपराह्न का जो चौघड़िया है 1:16 से सूर्यास्त तक, वह सुरता से अधिक है। अमृत चौघड़िया 1:16 से 2:36 तक राहु काल से, काल चौघड़िया जो 2:36 से 3:55 तक है काल बेला से, और शुभ चौघड़िया जो अंत का चौघड़िया है 3:55 अपराह्न से 5:15 संध्या तक, वह वार बेला से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया 11:56 रात्रि से 1:37 रात्रि तक, लाभ चौघड़िया बुध का चौघड़िया है जो काल रात्रि से ग्रसित है। इस प्रकार इन 4 चौघड़िया को हटाकर शेष जो 8 चौघड़िया में से जो बचे, 16 चौघड़िया में से 4 चौघड़िया को हटाकर 12 चौघड़िया जो बचे उनका उपयोग करें। इन शब्दों के साथ हम आपको अब ले चलते हैं अंतिम भाग में। अंक के अनुसार आज अंक ज्योतिष के अनुसार हम अंकों को कैसे पहचानें, कैसे समझें, उन्हें कैसे परखें और कैसे उपयोग करें। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक अंक ही प्रयुक्त होते हैं, 10वां अंक नहीं होता। और शून्य को भी गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और 1 से 9 तक अंक जो होते हैं वे, उसमें 5 अंक जो होता है वह बहुत ही मजबूत स्थिति होता है, संतुलित रखता है एक अंक से पहले आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले अंकों को, वह संतुलित करके रखता है। साथ ही साथ एकल अंक में अंक ज्योतिष काम करता है, 1 से ज्यादा अंकों में काम नहीं करता। इसलिए 2 या 2 से ज्यादा अंक हमारे पास जब भी आते हैं तो उन्हें सभी अंकों को एकल अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार ये 1 से 9 तक अंक हैं, ये सभी शासित होते हैं किसी न किसी ग्रह से, 9 ग्रहों से। 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 बृहस्पति, 4 राहु, 5 बुध, 6ठा शुक्र, 7वां केतु, 8वां शनि, 9वां मंगल। और इन ग्रहों के विशेष गुण होते हैं, विशेष तत्व होते हैं, विशेष ऊर्जा होती है। इसलिए हमारे जो अंक, जो हमारे जन्म तिथि में जो अंक रहते हैं, इनसे ऊर्जा, इन ग्रहों से संबंधित ऊर्जा पाते हैं, तत्व इनसे मिलता है और इनके गुण भी हमें पाए जाते हैं। किंतु परिस्थितियां ऐसी भी बनती है कि कुछ अंक अनुपलब्ध रहते हैं, सभी 9 अंक हमारे पास नहीं आते। वैसी स्थिति में उन अंकों से संबंधित जो तत्व हैं, उन अंकों से संबंधित जो गुण है, उन अंकों से संबंधित जो ग्रह हमारी ऊर्जा है, उसकी कमी हमारे शरीर हमें पाई जाती है, जिसका हमारे तन मन और तन में, मन में और धन में, ये सभी में कुछ न कुछ उसका कुप्रभाव पड़ता है। वहीं यदि कोई अंक 2 से ज्यादा बार अगर आए हैं या रिपीट हुए जिन्हें कहते हैं, तो वैसी स्थिति में वह उसकी अधिकता, उससे संबंधित ग्रहों के अधिकता के गुणों की अधिकता, तत्वों की अधिकता, ऊर्जा की अधिकता होती है, जो हो सकता है हमारी नुकसानदायक। तो अंकों को पहचानना, अंकों को जो कम है उनका उपाय करना, जो हम मिसिंग है, यही अंक ज्योतिष का कार्य है। इन अंकों को संबंधित ग्रहों के जो कार्य हैं, जो उनके तत्व हैं, ऊर्जा आदि से, उनसे को देखते हुए सभी अंकों को विशेष नाम से पुकारा जाता है, उनकी उपयोगिता के अनुसार। एक को राजा से या सरकार से या बॉस, दो को रानी से या पार्टनर से, 3 को गुरु से या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, बहुत ज्यादा कल्पना में रखने वाले व्यक्तियों से। बुध 5 राजकुमार से, 6 मंत्री इस सलाहकार से या मंत्री से, या हमारे सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से,
सात धर्मगुरु भविष्य में घटने वाली घटनाओं का जिन्हें पूर्वाभास हो उन व्यक्तियों से, आठ अधीनस्थ थे यानी समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे नीचे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर तथा न्यायालय से। 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर, पुलिस। इन्हें इन अंकों को इन नामों से जाना जाता है और इसके अनुसार यदि हम देखें तो इनसे आपस के संबंध भी हम उसकी विवेचना मौखिक मन ही मन कर सकते। थोड़ी सी चर्चा इस पर हम आगे भी करेंगे। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक से नवाजते हैं, उपहार के रूप में देते हैं और वह जन्म तिथि के रूप में आता है, जो तिथि माह और वर्ष हुआ करता है। तिथि और माह 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंक का भी हो सकता है, वर्ष 4 अंकों और नियम के अनुसार 2 या 2 से अंक जब भी होते हैं तो हम उन अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। तिथि में, माह में या गणना में यदि 11, 22, 33 आते हैं तो वह पिछले जन्म के आत्मा से संबंध रखता है। वहीं 13, 14, 16, 19 आते हैं तो पिछले जन्म के कर्मों के द्वारा ऋण से संबंधित, जैसा दोनों को इस जन्म में हमें कुछ न कुछ उसके उपाय करने। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, हमारे गुण दर्शाता है और तिथि एक अंक हो या 2 अंकों का यदि होता है तो उसे एक अंक में परिवर्तित करके उसे हम अपने आंतरिक व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। इसे मूलांक कहते हैं, ड्राइवर होता है, क्योंकि अंक का मूल जो है हम अपने बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए अपने बारे में। वहीं तिथि माह दोनों को जोड़ते हैं यदि, वह जो एक अंक बनता है वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। और तिथि माह वर्ष को जब जोड़ देते हैं, एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो वह हमारा दर्शाता है भविष्य को, जिसे भाग्यांक भी कहते हैं। मूलांक को बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहते हैं, भाग्यांक को बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। एक अंक और बनता है एंजल में। वैसे तो अंक बहुत बनते हैं, लेकिन मुख्य अंक एंजल नंबर जो वर्ष से निकलता है, वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करके जो अंक आते हैं उन्हें पुरुष के लिए 11 उसमें से घटाते हैं और ये मूलांक और भाग्यांक, ड्राइवर और कंडक्टर अंक ज्योतिष के आधार होते हैं पूरे जीवन में। इन्हीं के इर्द गिर्द इन्हीं के यही ड्राइवर और कंडक्टर के चारों तरफ अंक ज्योतिष होता है। अब देखा जाता है ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में संबंध कैसा है, कहीं शत्रु तो नहीं है। यदि शत्रु है तो जिस तरह से बस में ड्राइवर और कंडक्टर में शत्रुता रहती है तो बस का चलना मुश्किल होता है, उसी तरह से ड्राइवर और कंडक्टर यदि अंत शत्रु है तो पूरे जीवन में स्ट्रगल। दूसरी स्थिति बनती है कि ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में मित्र हो, किंतु हम या कोई पैसेंजर बस में, यदि पैसेंजर ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु पैसेंजर सवार होता है तो वहां से बस का चलना मुश्किल होता है, परेशानी होती है, बाधाएं होती है। ठीक हमारे जीवन में हम जो अर्जित करते हैं उनका जैसे जैसे उपयोग करते हैं, यदि वह शत्रु अंक होता है तो चाहे जितना उपयोग करते हैं उतना ही हमारे लिए परेशानी का सबब बनता है, बाधा का कारण बनता है। इसलिए अंकों को पहचानना जरूरी। आइए अंकों को सबसे पहले देखें कि हमारे कौन अंक मिसिंग है, कौन अंक रिपीटेड है, बार बार आ रहा है। इसके लिए हम अंकों को एक जगह संकलित करते हैं। आपके समक्ष 2 बॉक्स, 2 सारणी रखी हुई है। एक सारणी में सभी अंक भरे हुए हैं और कुछ उसमें अक्षर भी लिखे। ये परमानेंट स्थान है अक्षर अंकों का और इनसे कुछ न कुछ हम सार निकालते हैं अपने बारे में।
उदाहरण स्वरूप यदि 4, 9, 2 तीनों अंक हमारे में उपलब्ध है तो हमारा इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छे का उच्च का है या उसी प्रतिशत रेशियो में। 3, 9, 5, 7 यदि है तो इमोशनल, हमारा इमोशन जो है हमारा वह उच्च कोटि का है। 8, 1, 6 है तो हम प्रैक्टिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकलिटी पर इंगित करता है। वहीं यदि यदि 4, 3, 8 है तो हमारे सोच की शक्ति को दर्शाता है। विल विल पावर 9, 5, 1 से ज्यादा जाता है। हर सफल व्यक्ति का 9, 5, 1 को जरूर देखा जाता है। एक्शन हमारा जो कार्य है, कर्म है, वह 2, 7, 6 दर्शाता है। अब इन जातक का जिसका हमने जन्म तिथि लिया है, ये जन्म तिथि शैक्षणिक उद्देश्य से गूगल से लिया है। 8/1/1990 जिनका जन्म, इनका मूलांक 8 बनता है, भाग्यांक 1 बनता है और एंजल नंबर 5 बनता है। नामांक इनका 7 बनता है। अब ये देखें कि जो तिथि है इसमें जो मिसिंग नंबर है 4, 3, 2, 6, ये 4 अंक इनके मिसिंग, इनके बॉक्स खाली। और जो इस प्रकार इनकी अगर इनके बारे में कहा जाए तो इनका इंटेलिजेंस लेवल 33%, इमोशनल लेवल 66%, प्रैक्टिकलिटी 66%, यदि थॉट प्लेन 33%, विल पावर प्लेन इनका 66% और एक्शन प्लेन 33% कहता है, 33%। ये यदि हम इन्हें देखा जाए तो एक नंबर इनका 1 से ज्यादा बढ़ा रहा है। तो जब भी हम भविष्य में अंक, ये यदि ये हमारा है तो भविष्य में जब भी हम कोई अंक अर्जित करें, सृजित करें, वह में 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 ज्यादा जितना और बढ़ेगा हमारे लिए परेशानी का बनेगा। हमें अंक व्यवस्था करनी है। 4 जो मिसिंग है 4, 3, 2, 6, यदि वे हमारे ड्राइवर और कंडक्टर के साथ पूरी है। साथ ही साथ जो अंक एक बार आ चुके हैं, दो एक बार आ चुके हैं, उन्हें हम 2 बार ला सकते हैं। और जो 2 बार आ चुके हैं उन अंकों को में भी तीसरा अंक नहीं जोड़। ये सभी सावधानियां। अब आते हैं, यदि मूला ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हैं तो वह अंक कौन सा लाए? अंक वही लाएंगे 8 और 1 के बीच में, मूलांक और भाग्यांक के बीच में, ड्राइवर और कंडक्टर के बीच में, जो दोनों का मित्र हो। इसलिए यूनिवर्सल नंबर 5 को लाया जाता है, 5 पर संतुलित रखा जाता है। अक्सर 5 को अंक से योग की व्यवस्था की जाती है। अब प्रश्न उठता है वहां से व्यवस्था का सोर्स क्या होगा? तो सोर्स ऐसा होना चाहिए जो जिसकी आयु लंबी हो, क्योंकि जन्म तिथि हमारे पूरे जीवन काल का चलता है। और यदि ऐसे अंक ले जाए जो थोड़ी देर के लिए हो तो उसके जैसे जैसे उपयोग करेंगे तभी वो कार्य करेगा। और जैसे ही वो कार्य हम उसका उपयोग करना बंद कर दें तो फिर उसकी उपयोगिता घट जाएगी। ऐसा अंक जो जीवन भर काम करता है, इस जब हम जन्म लेते हैं ईश्वर तो हमें जन्म तिथि दे देते हैं, लेकिन धरती के ईश्वर माता पिता हमें नाम देते हैं। नामांक महत्वपूर्ण होता है। अक्सर ज्योतिषी नामांक पर ही पहुंच, 100%। और आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहां से आया? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये अंक अक्षर जो होते हैं इनके अंकीय मूल्य होते हैं जो आपके समक्ष है। और इन नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित करके उनके अंकों को जोड़ा जाता है और तब नामांक को देखा जाता है। साथ ही साथ नाम का जो पहला अक्षर होता है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। वह ड्राइवर को शत्रु न हो, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि नाम का जो ऊर्जा की ऊर्जा होती है, पूरा नाम पुकारने के पूर्व ही हम उत्तर देते हैं। पहले अक्षर पुकारने पर ही हमारी चेतना जाग, नाम का पहला अक्षर भी शत्रु अक्षर, शत्रु अंक लेकर नहीं है। चलिए इन जातक का नाम देखते हैं। इनका नाम
नुसरत जहान है, ये एक्ट्रेस है। इनके जन्मतिथि की हार्दिक बधाई। आज इनकी जन्मतिथि। इनका जो नाम का पहला अक्षर है वह एन से शुरू है, जो कि 5 अंक दे रहा है, और नाम, इनका नामांक 7 पर जा रहा है। अब आप देखना चाहेंगे कि शत्रु अंक कौन कौन होते हैं, क्योंकि जब तक आप देखें इनका मूलांक 8, भाग्यांक 1, इसे नोट कर लें। साथ ही साथ इनका जो एंजल नंबर है वह बनता है 1, सॉरी 5, वह 5 बनता है। एंजल नंबर इनका 5 बन रहा है, और नामांक इनका 7 बन। अब देखें शत्रुअंक। शत्रुअंक में 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, और 9 के 6 4 2 8 9। इस पूरी सूची को यदि देखें तो 1 के महाशत्रु 8 है, और इस जातिका का मूलांक और भाग्यांक शत्रु। इसलिए इनके कार्य क्षमता पर जीवन भर प्रभाव यह रहे। किंतु ये हम प्रिडिक्शन नहीं दे रहे, हम आपके जानकारी शैक्षणिक उद्देश्य से बात कर रहे हैं। और आप इन अंकों को यदि देखें तो 1 के साथ शत्रु नहीं है, इसे नामांक इनका शत्रु नहीं है, किंतु मूल मेरा हम इनका शत्रु है मूलांक और भाग्यांक। और यदि इन अंकों को पूरे ये से देखा जाए तो कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु हैं। जैसे आप देखें 8 9 8 4 4 जो शत्रु है वो 4 के हैं, 7 शत्रु 7 के हैं, 8 शत्रु 8 के हैं, 9 शत्रु 9 के हैं। इसलिए ये सभी शत्रु हैं, और इसलिए इनकी शत्रुता आपस में खुद की शत्रुता रहती है। और इसलिए कभी भी यदि एक बार अंक आ जाए, इसका पुनरावृत्ति नहीं हो तो अच्छा। जैसे 8 अंक इनका एक बार आया है, कोई भी उपाय से 8 अंक का व्यवस्था न करें। वैसे भी 8 अंक इनके लिए खतरनाक है, क्योंकि एक 8 1 का संबंध, भाग्यांक और 1 का संबंध। इसलिए ऐसी अंक का इनको व्यवस्था 5 अंक इनके लिए बेहतर होगा, जो कि दोनों का शत्रु है। 3 भी इनके लिए हो सकता है, 1 2 3 5 और 7, ये सभी अंक इनके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो ये देखें कि इनके लिए कौन सा उपयोगी अंक, और 5 बेहतर अंक। साथ ही साथ आपके समक्ष हमने सूची रखी है जो हर अंकों का शत्रु अक्षर कौन है। इसलिए ये अक्षर आपके समक्ष प्रस्तुत है। जो नाम के पहले अक्षर को ठीक करने के लिए ये उद्देश्य है। यानी हमारा आपका नाम अब पहला अक्षर ठीक नहीं हो सकता, जब भी हो सकता है नाम के पहले अक्षर के बाद, और बाद में पहले अक्षर को छोड़कर बाकी अक्षरों को हम ठीक कर सकते हैं। बहुत से लोग पहले भी जोड़ लेते हैं। जैसे नुसरत जहान है, उसके आगे ए लगा दिया, ए नुसरत जहान। इस तरह से हम अंकों को जोड़ ये कर सकते हैं, और इसको उपयोग तक बढ़ा सकते हैं। अब आपके लिए 2026 वर्ष आ चुका है। यह वर्ष कैसा बीतेगा, इसके लिए पर्सनल ईयर को निकालते हैं। पर्सनल ईयर को निकालने के लिए हम जो जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को हटाकर वर्तमान वर्ष को रिप्लेस कर देते हैं, और फिर अंकों को जोड़ते हैं कि वह क्या अंक दे रहा है। इस जातिका का देखें, 8 1 2026 1 दे रहा है, जो कि इनका भाग्यांक ही, और रनिंग एज 9 है, जो कि पूर्णांक का शत्रु। 1 9 के आपस में अच्छे संबंध है, किंतु 8 9 के संबंध अच्छे नहीं है। इससे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बाकी सभी इनके लिए शुभकारी पूरे वर्ष। इस प्रकार हम अंकों को जानते हैं। आज का अब हम
इस प्रस्तुति को यहीं पर रोककर अब हम जानने का कोशिश करते हैं कि किसी भी माह के विभिन्न तिथि को जन्मे जातक के लिए आज का क्या संकेत है। आज का अंक एक दे रहा है, एक राजा का होता है, सरकार का होता है, बॉस का होता है, वह किसी से नाराज नहीं है, केवल शत्रुता उसकी है तो किससे? कर्मचारियों से, क्योंकि वो काम लेता है। अधीनस्थ लोगों से, नौकर चाकर से, और बनी रहती है, ठनी रहती है कि अगर तो वो न्याय है। इसलिए एक आठ आठ तारीख को जन्मे जातक, 8, 17, 26 तारीख को जो जातक जन्मे हैं उनके लिए दिन आज शुभ नहीं, संकेत नहीं मिले तो सावधान रहे। और 9 अंक ऐसा होता है जो आपस में मित्र होते हैं लेकिन दोनों में थोड़ी दूरियां हो, लेकिन 9 अंक में 9 तारीख को, 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन आज शुभ नहीं रहे। इसलिए सभी व्यक्ति के लिए दिन आज उत्तम है, बहुत अच्छा है। केवल 8, 17, 26 तारीख को जन्मे जातक को छूट है। इस तरह से हम अंकों के बारे में आज के अंक क्या संकेत दे रहे हैं, यह इस प्रस्तुति से हम जान पाए। और इस प्रकार यह प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक, महत्वपूर्ण तथा उपयोगी रहा। हमने इस हर भाग को अपने मेहनत से समय देकर इसे संवारा है और आपके लिए, केवल आपके उपयोग के लिए। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आपको उससे लाभ मिल सके। और अंत में प्रस्तुति को और बेहतर और उपयोगी बनाने के लिए आपका सुझाव आमंत्रित है, ताकि सुझाव आपका मेहनत आपकी, आपका सुझाव हमारा मनोबल बढ़ाता है, उत्साहित करता है इस प्रस्तुति को और आपके लिए बेहतर तथा उपयोगी बनाता है। जरूर सुझाव दें, साथ ही साथ साझा जरूर करें बंधु अपने मित्रों, परिजनों व शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके भी जीवन में सुख आ सके। और अंत में हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स, यूट्यूब पर को लाइक भी करें और कमेंट करके हमारा मनोबल। इन शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं और प्रार्थना करते हैं गुरु बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु से कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन सुख। जय बृहस्पति देव, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण।